जावास्क्रिप्ट की दुनिया बहुत हद तक हमारी दुनिया के जैसी है। हमारी दुनिया में क्या होता है? देश हैं, देश के अंदर राज्य हैं, राज्य के अंदर जिले हैं और जिले के अंदर गांव हैं। प्रधानमंत्री की पावर पूरे देश में चलती है। मुख्यमंत्री की पावर सिर्फ अपने राज्य में चलती है। डीएम की पावर सिर्फ अपने जिले में और ग्राम प्रधान की पावर सिर्फ अपने गांव में। इसी तरह की सीमाएं जावास्क्रिप्ट की दुनिया में भी होती हैं। जावास्क्रिप्ट में सीमाएं तय होती हैं कर्ली ब्रेसेस से। ऐसे समझ लो, ये पूरा हमारा देश है। इसके अंदर हम कर्ली ब्रेस की हेल्प से राज्य बना सकते हैं। ये हो गया पहला राज्य और ये दूसरा राज्य, और पहले राज्य के अंदर ये हो गया एक जिला और ये हो गया दूसरा जिला। चलो, अब सब कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्योंकि ये सी वेरिएबल इस जिले में डिक्लेयर किया गया है, इसलिए इसकी पावर बस अपने जिले में ही चलेगी। आप इस जिले से बाहर कहीं भी सी वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। यानी अगर हम यहाँ सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो एरर आएगा। देखो, एरर आ रहा है कि सी इज़ नॉट डिफाइंड, यानी सी नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। असल में सी नाम का वेरिएबल तो है, पर उसकी पावर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक ही सीमित है। चलो, इस कंसोल लॉग को इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखकर देखते हैं। देखो, अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब सी वेरिएबल की वैल्यू मजे से प्रिंट हो रही है। यानी जैसे ग्राम प्रधान की अपनी सीमाएं हैं और मुख्यमंत्री की अपनी सीमाएं, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हर वेरिएबल की अपनी सीमा होती है। ये सीमा तय होती है इस बात से कि वेरिएबल कौन से कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर किया गया है। जैसे ये वेरिएबल तो किसी कर्ली ब्रेस के अंदर है ही नहीं, इसलिए ये तो पूरे देश का राजा है, इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये बी वेरिएबल इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर्ड है, इसलिए बी वेरिएबल सिर्फ इसी राज्य में यूज किया जा सकता है। यानी बी वेरिएबल यहाँ भी यूज किया जा सकता है और यहाँ भी, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर बी वेरिएबल की पावर नहीं चलती। यानी यहाँ बी वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता और यहाँ भी नहीं। वेरिएबल की इन सीमाओं को कहा जाता है स्कोप। जो वेरिएबल कर्ली ब्रेस के अंदर नहीं होते, यानी जिन पर कोई सीमा नहीं होती, उन्हें कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। और जिन वेरिएबल्स पर सीमा होती है उन्हें कहा जाता है लोकल वेरिएबल। यानी ए तो ग्लोबल वेरिएबल है और बाकी सभी लोकल वेरिएबल्स। सर, ये ऐसे कर्ली ब्रेस लगा लगाकर सीमाएं बनाने का फायदा क्या है? वो ही फायदा है जो देश को राज्यों और जिलों में बांटकर होता है। पूरा देश एक साथ मैनेज कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम उसे राज्यों में बांट लेते हैं। ऐसे ही पूरा कोड एक साथ मैनेज कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम कोड को अलग अलग स्कोप में बांट लेते हैं। और हाँ, एक बात और, ये कर्ली ब्रेसेस तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाए थे, पर ज़्यादातर कर्ली ब्रेसेस ऐसे अकेले नहीं लगाए जाते। सर, कर्ली ब्रेसेस अकेले नहीं लगाए जाते क्या मतलब? अकेले नहीं लगाए जाते तो फिर किसके साथ लगाए जाते हैं? कर्ली ब्रेसेस लगाए जाते हैं कभी फंक्शन के साथ, कभी लूप के साथ, तो कभी इफ एल्स के साथ। ऐसी ही कर्ली ब्रेसेस वाली कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे कोर्स में आगे। यहाँ एक स्कोप तो ये हो गया, एक ये और एक ये। चलो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके स्कोप को थोड़ा और समझते हैं। मान लो हम एक डिस्काउंट कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। यूज़र हमें एमआरपी बताएगा और हम यूज़र को डिस्काउंट के बाद का प्राइस बता देंगे। तो चलो, यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखाकर एमआरपी पूछ लेते हैं। मान लो हम 10% ऑफ देना चाहते हैं, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एमआरपी को 10% से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर 100 से डिवाइड करना होगा। एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो प्राइस आ जाएगा, और फिर document.write की हेल्प से प्राइस स्क्रीन पर दिखा देंगे। चलो, टेस्ट करके देखते हैं। हमने प्रॉम्प्ट में लिखा 1000। देखो, 10% डिस्काउंट के बाद स्क्रीन पर 900 लिखा आ गया।
पर मान लो हम 5,000 से ज़्यादा की शॉपिंग पर डिस्काउंट बढ़ाकर 20% करना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे इफ़ MRP ग्रेटर देन 5,000 तो लेट ऑफ इक्वल टू 20, एल्स लेट ऑफ इक्वल टू 10। यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि हम कोड में एक ही नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, पर फिर भी एरर नहीं आ रहा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग स्कोप में डिक्लेयर हुए हैं। एक स्कोप में तो एक नाम का एक ही वेरिएबल हो सकता है, यानी अगर हम यहाँ लिखें लेट ऑफ इक्वल टू 30 तो एरर आएगा, क्योंकि अब हम इस स्कोप में ऑफ नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए ये तो हटाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्कोप में डिक्लेयर्ड हैं। हमने दो दो ऑफ वेरिएबल बना तो लिए, पर इन्हें कहीं यूज़ तो किया ही नहीं है, तो चलो इन्हें यूज़ करते हैं। हमें यहाँ डिस्काउंट के फॉर्मूले में 10% की जगह ऑफ वेरिएबल यूज़ करना है, तो चलो यहाँ 10 हटाकर ऑफ लिख देते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एरर आ रहा है। एरर मैसेज में लिखा है ऑफ इज़ नॉट डिफाइंड। हमने तो दो दो ऑफ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, और ये फिर भी कह रहा है कि ऑफ इज़ नॉट डिफाइंड। ये क्या मजाक है? समझ गया सर, ये वाला ऑफ वेरिएबल सिर्फ इस स्कोप में यूज हो सकता है और ये वाला सिर्फ इस स्कोप में। यानी जहां हम ऑफ वेरिएबल यूज कर रहे हैं वहां तो दोनों में से कोई भी यूज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। यानी हमें दो में से कोई एक काम करना होगा। या तो हम वेरिएबल यूज करने वाले कोड को उठाकर उस स्कोप में लिख दें जहां वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, और या फिर इसका उल्टा करें, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करने का कोड उठाकर वहां लिख दें जहां वेरिएबल यूज करना है। तो चलो पहला तरीका ट्राई करके देखते हैं। यानी इस लाइन को यहां से हटाकर इफ और एल्स के अंदर लिख देते हैं। यहां तो एरर ठीक हो गया, लेकिन अब यहां आने लगा, क्योंकि अब ये डिस्काउंट वेरिएबल सिर्फ इस स्कोप में यूज हो सकता है, और ये डिस्काउंट वेरिएबल सिर्फ इस स्कोप में। जहां हम डिस्काउंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं वहां तो डिस्काउंट वेरिएबल यूज हो ही नहीं सकता। यानी हमें ये लाइन भी उठाकर इफ एल्स के अंदर लिखनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ प्राइस वेरिएबल यूज करने में एरर आने लगेगा, इसलिए ये लाइन भी हमें अंदर ही मूव करनी पड़ेगी। अब सब सही लग रहा है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। पहले 1,000 लिखकर देखते हैं। देखो 10% डिस्काउंट मिल गया। चलो अब 10,000 लिखकर देखते हैं। देखो अब 20% डिस्काउंट मिला है, यानी वेबसाइट चल तो सही रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये इतना सारा कोड दो दो बार लिखना पड़ रहा है। तो चलो पुराने कोड पर लौट जाते हैं और अब दूसरा तरीका यूज करके देखते हैं। यानी वेरिएबल यूज करने वाले कोड को अंदर लाने के बजाय वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले कोड को बाहर निकाल कर देखते हैं। चलो ऑफ वेरिएबल को इफ एल्स से पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, और फिर इफ और एल्स के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वैल्यू असाइन करेंगे। अब सब ठीक है। ऑफ वेरिएबल को वैल्यू भले ही इफ एल्स के अंदर मिल रही है, पर वो डिक्लेयर्ड तो बाहर है ना, इसलिए अब वो बाहर यूज किया जा सकता है। चलो वेबसाइट को टेस्ट करके देखते हैं। 1,000 लिखा तो मिला 10% डिस्काउंट, और 10,000 लिखा तो मिला 20% डिस्काउंट। यानी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है। पर हम चाहें तो एक छोटी सी समझदारी और दिखा सकते हैं। हम एल्स के अंदर ऑफ वेरिएबल को 10 वैल्यू दे रहे हैं, पर एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी जगह हम ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही उसे 10 वैल्यू दे देंगे। अब अगर MRP 5,000 से ज़्यादा हुआ तो इफ़ का कोड चलेगा और ऑफ वेरिएबल में 10 हटकर 20 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर MRP 5,000 से कम हुआ तो इफ़ का कोड नहीं चलेगा और ऑफ वेरिएबल में 10 ही स्टोर्ड रहेगा। कोड काम तो अभी भी सेम ही करेगा, बस इतना फ़ायदा हुआ कि हमें एल्स नहीं लिखना पड़ रहा, यानी हमारा कोड थोड़ा सा छोटा हो गया है। चलो अब एक चीज़ और समझते हैं। हमने अपने कोड में x नाम का एक वेरिएबल बना लिया और फिर करली ब्रेसेस की हेल्प से एक स्कोप बना लिया
और उसके अंदर एक स्कोप और बना लिया। ये x एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए ये कहीं भी यूज हो सकता है। तो चलो इसे बाहर तो प्रिंट कराकर देखते ही हैं, साथ ही इस बड़े वाले स्कोप के अंदर भी प्रिंट कराकर देखते हैं और फिर इस छोटे वाले स्कोप के अंदर भी। और चलो इन कंसोल लॉग को अलग अलग पहचानने के लिए इसमें लिखते हैं स्मॉल, इसमें बिग और इसमें ग्लोबल। देखो स्मॉल स्कोप में भी 10 प्रिंट हो रहा है, बिग स्कोप में भी और ग्लोबल स्कोप में भी। पर मान लो अब हमने बड़े वाले स्कोप के अंदर भी x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसे वैल्यू दे दी 20। बड़े वाले स्कोप के अंदर तो पहले से ही एक x वेरिएबल था जो कि ग्लोबल स्कोप से यहाँ तक पहुँच रहा था, पर हमने एक x वेरिएबल और बना दिया। इस हिसाब से तो बड़े वाले स्कोप के अंदर x नाम के 2 वेरिएबल हो गए हैं, पर एक स्कोप में एक नाम के 2 वेरिएबल तो हो ही नहीं सकते। इस हिसाब से तो एरर आना चाहिए था, पर कंसोल में कोई एरर आ तो नहीं रहा। असल में एरर तब आता अगर दोनों x वेरिएबल बड़े वाले स्कोप में ही डिक्लेयर किए गए होते, पर यहाँ एक x वेरिएबल तो बड़े वाले स्कोप में ही डिक्लेयर किया गया है, लेकिन दूसरा तो बाहर से आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड है। सर अगर ये अलाउड है तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। इस कंसोल लॉग को कैसे पता चलेगा कि इसे दोनों में से कौन सा एक्स प्रिंट करना है? सही सवाल है। किसी भी स्कोप में पहली प्रायोरिटी उसके खुद के वेरिएबल को मिलेगी। अगर खुद का वेरिएबल नहीं मिलेगा तब ब्राउज़र बाहर के स्कोप में ढूंढना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कंसोल लॉग इस बड़े वाले स्कोप में लिखा हुआ है, इसलिए पहले ये x नाम का वेरिएबल बड़े वाले स्कोप में ही ढूंढेगा और इसे x वेरिएबल मिल जाएगा, इसलिए ये कंसोल लॉग 20 प्रिंट करेगा। चलो अब बात करते हैं इस वाले कंसोल लॉग की। ये इस छोटे वाले स्कोप में लिखा हुआ है, इसलिए पहले ये x वेरिएबल को इसी स्कोप में ढूंढेगा, लेकिन छोटे वाले स्कोप में तो x नाम को कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड ही नहीं है। तो अब वेरिएबल ढूंढा जाएगा इससे ऊपर वाले स्कोप में, यानी कि इस बड़े स्कोप में। अगर यहाँ भी x नहीं मिलता तो फिर हम और ऊपर जाते और ग्लोबल स्कोप में ढूंढते, लेकिन यहाँ तो x वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इसलिए ये ही x यूज होगा, इसलिए यहाँ भी 20 ही प्रिंट होगा। और अगर बात करें इस कंसोल लॉग की तो ये ग्लोबल स्कोप में लिखा हुआ है, इसलिए x वेरिएबल की खोज सीधा ग्लोबल स्कोप में ही शुरू होगी, यानी कि यहाँ ये वाला वेरिएबल यूज होगा। देखो जैसा कि हमारा अंदाजा था, स्मॉल स्कोप में 20 प्रिंट हो रहा है और बिग स्कोप में भी 20 प्रिंट हो रहा है, लेकिन ग्लोबल स्कोप में 10 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम छोटे वाले स्कोप में भी एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो अब छोटे वाले स्कोप में 3 x वेरिएबल अवेलेबल हैं, लेकिन प्रायोरिटी मिलेगी स्कोप के अपने वेरिएबल को, यानी कि इस वाले x को। देखो ग्लोबल स्कोप में तो अभी भी 10 ही प्रिंट हो रहा है और बिग स्कोप में 20 ही, लेकिन स्मॉल स्कोप की कहानी बदल गई है। अब स्मॉल स्कोप में 20 नहीं 30 प्रिंट हो रहा है। अगर एक बार फिर से समझें तो स्मॉल स्कोप के पास बाहर से 2 x वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन अंदर खुद का x वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जो बाहर वाले x वेरिएबल्स को एक तरह से ढक रहा है, या अंग्रेजी में कहें तो शैडो कर रहा है। इस तरह अंदर के वेरिएबल द्वारा बाहर के वेरिएबल को ढक लेने को कहा जाता है वेरिएबल शैडोइंग। एक बार दोहराओ जरा, किसे कहते हैं वेरिएबल शैडोइंग? सर जब किसी स्कोप में बाहर से कोई वेरिएबल आ रहा हो और उसी नाम का वेरिएबल हम स्कोप के अंदर भी बना लें तो उसे कहते हैं वेरिएबल शैडोइंग, क्योंकि अंदर वाला वेरिएबल बाहर से आने वाले वेरिएबल को ढक लेता है, शैडो कर लेता है। बहुत अच्छे। सर एक सवाल है। हमने 3 x वेरिएबल बना रखे हैं और ये कंसोल लॉग इस वाले x वेरिएबल को यूज कर रहा है, लेकिन अगर हम इस कंसोल लॉग को इस वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले लिख दें तब क्या होगा? क्या कंसोल लॉग इस वेरिएबल को छोड़कर बाकी दोनों में से किसी को यूज करने लगेगा?
बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि खुद के स्कोप में एक्स वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इसलिए कंसोल लॉग बाहर वाले एक्स वेरिएबल को तो यूज नहीं करेगा। कोशिश तो वो इसी एक्स वेरिएबल को यूज करने की करेगा, लेकिन इसे यूज तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो बाद में लिखा हुआ है, इसलिए एरर आएगा। देखो कंसोल में एरर आ रहा है कि x was used before it was declared, यानी हम x वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस x वेरिएबल को हटा दें तब एरर हट जाएगा, क्योंकि अब ये कंसोल लॉग इस x इक्वल टू 20 को यूज करने लगेगा। देखो अब कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा और स्मॉल स्कोप वाला कंसोल लॉग 20 प्रिंट कर रहा है। हमने वेरिएबल शैडोइंग पढ़ तो लिया, पर इसलिए नहीं पढ़ा कि वो यूज करना है, बल्कि इसलिए पढ़ा है कि उसे यूज करने से बचना है, क्योंकि वेरिएबल शैडोइंग यूज करने से हमारा कोड कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए हम जब भी किसी स्कोप में कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा रखेंगे कि सेम नाम का वेरिएबल किसी पेरेंट स्कोप में ना हो। चलो अब एक चीज और समझते हैं। हमने एक स्कोप बनाया और फिर स्कोप के अंदर एक वेरिएबल बनाकर उसमें एक अरे स्टोर कर ली, और फिर स्कोप के बाहर उस वेरिएबल को कंसोल लॉग करा लिया। लेकिन यहाँ तो एरर आएगा, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर्ड तो इस स्कोप में है और उसे हम यूज कर रहे हैं बाहर। हमने ये x नाम का वेरिएबल भी इस स्कोप के अंदर ही बनाया है और ये अरे भी। पर समझने वाली बात ये है कि स्कोप सिर्फ वेरिएबल को बांध सकता है, डेटा को नहीं। यानी ये वेरिएबल तो किसी भी तरह बाहर यूज नहीं हो सकता, पर जुगाड़ लगाकर ये अरे जरूर बाहर यूज की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस स्कोप के बाहर एक वेरिएबल डिफाइन कर लें और फिर उस वेरिएबल में भी इसी अरे को स्टोर कर लें। अब ये सेम अरे x में भी स्टोर्ड है और y में भी। x की हेल्प से तो ये अरे सिर्फ स्कोप के अंदर अंदर ही यूज की जा सकती है, लेकिन y की हेल्प से हम इस अरे को स्कोप के बाहर भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ x हटाकर y लिख दें तो एरर हट जाएगा। देखो अब कंसोल में अरे प्रिंट हो रही है। उम्मीद है वेरिएबल स्कोप की सारी कहानी समझ आ गई होगी। बस जाते जाते एक छोटी सी बात और। हमने पढ़ा था कि वेरिएबल 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेट की हेल्प से, कॉन्स्ट की हेल्प से और वेर की हेल्प से। स्कोप के बारे में जो कुछ भी हमने आज पढ़ा वो सिर्फ उन वेरिएबल्स पर लागू होता है जो लेट या कॉन्स्ट की हेल्प से बनाए गए हों। वेर की हेल्प से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल की कहानी थोड़ी अलग चलती है, पर वो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वेर हम कभी यूज ही नहीं करेंगे। वेर पुराना तरीका है और वेर यूज करने के फायदे कुछ नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है। इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।